आगे करते हुए हम कुछ पुली प्रॉब्लम को देख चुके थे। एक पुली से किसी ऑब्जेक्ट को हैंग कर दो, लटका देते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा कौन सा ऊपर जाएगा डिपेंड करता है कि किसका मास ज्यादा है किसका कम। जितना ग्रेविटी ज्यादा खींचेगी वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा और दूसरा वाला ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ। और ऐसे फिजिक्स की टेक्निक को हम डे टू डे लाइफ में बहुत जगह यूज करते हैं। हमें बहुत सारे काम होते हैं ऐसे। हमें लिफ्ट को खींचना पड़ता है तो एक तरफ लिफ्ट में पुली बांध देते हैं, फिर लिफ्ट को हम रोप से ऐसे लटकाते हैं, एक तरफ से ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है एक ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है। जब इसको हम कम कर देते हैं तो ये नीचे आता है और ये ऊपर जाता है। ऐसा हम कर सकते हैं लिफ्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एक और प्रॉब्लम आई है कनेक्टेड बॉडी की। इस बॉडी में सुनो क्या होता है। अभी आपको मैंने यहां दो मास दिखा है M1 M2, ये किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे गए हैं। ठीक है, किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। अब सुनिए, M1 और M2 को मैंने एक स्ट्रिंग से, एक धागे से उसको बांध दिया, इधर से और इधर दोनों तरफ से। ऐसा बांधने के बाद मैं M2 को एक फोर्स लगाता हूं, ये एक्सटर्नल फोर्स है। और जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तब क्या होता है, मोशन। अगर मोशन नहीं है तो कहीं ना कहीं फोर्स जीरो हो रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि मोशन है। अगर मोशन है तो आपने दिमाग में क्या पढ़ लिया कि ये फोर्स कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रही है। अगर कोई दूसरी फोर्स होगी, होने दो, लेकिन ये फोर्स उससे ज्यादा ताकतवर है, ये डोमिनेट कर रही है। अब जब इस पर फोर्स लगेगी M2 पर, तो इसमें क्या क्या एक्शन होने वाले हैं, उन एक्शन की पहचान करना हमारा पहला काम होना चाहिए। देखो पहला काम क्या है, जैसे ही इसको खींचेंगे तो नेट फोर्स के कारण ये मोशन करना चाहेगा, ये चलना चाहेगा। और जब ये चलेगा तो चलने की बात करते ही एक प्रॉब्लम कि ये तो बंधा हुआ है। अगर इसको किसी धागे से बांधा है तो दूसरा वो धागा कहां बंधा है, M1 पर। तो इस धागे का इंपैक्ट क्या होगा, अगर इसको ऐसे तोड़ दे तो ये अकेला, अब जोड़ दिया तो अब ये पूरा का पूरा एक बन गया, वन बॉडी। अब ये पूरा का पूरा एक बन गया, एक चेन बन गई। ठीक है, अच्छा, जब ये पूरा का पूरा एक बन चुका है तो फोर्स किस पे लग रही है ये बताओ, M2 पर कि M1 पर कि दोनों पर। तो आंसर है दोनों पर। दोनों के बीच में वो कौन है जो इनको फोर्स से कनेक्ट करता है, वो है स्ट्रिंग, जो इन दोनों को इस फोर्स से कनेक्ट करता है। अगर स्ट्रिंग कनेक्ट करती है तो क्या क्या एक्शन है इसमें, देखो। जब ये आगे जाना चाहेगा और चल भी रहा है, चल रहा है, तो क्या होगा इस केस में, अब ये रोप भी खींचेगी, ये आगे जाएगी, लेकिन जैसे ही रोप आगे जाती है ये बॉक्स अपने इनर्शिया के कारण चलना नहीं चाहता, तो रोप को ये वापस खींचता है, खींचेगा ना। और जब ये रोप को खींचेगा तो क्या होगा, तो होगा ये कि चलना नहीं चाहता, रोप खींचना चाहती है। जैसे कि अगर हम दोनों को बांध के रखते हैं, इसको रुका हुआ है, इसको खींचेंगे तो बीच के जो रोप है उसके मॉलिक्यूल ऐसे से ऐसे फैल जाएंगे। और जैसे ही मॉलिक्यूल फैलते हैं, मॉलिक्यूल वापस आना चाहते हैं। और जब मॉलिक्यूल ऐसे फैल गए वापस आना चाहेंगे तो क्या होगा। अब हम पूछ सकते हैं कि टेंशन तो दो जगह होता है, तो कहां के मॉलिक्यूल वापस आना चाहेंगे। आंसर है कौन चलना चाहता है और कौन रोकता है। ये चलना चाहता है, ये इसको रोकता है, तो ये रुकेगा। जिस फोर्स के कारण रुकेगा उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन। एक्शन का रिएक्शन, टेंशन। ठीक, लेकिन आप सोचोगे कि ये तो चल रहा है, अगर चल रहा है तो रुकना क्यों चाहता है ये। मैंने आपसे पहले कहा कि चल रहा है तो सुनो, रुकना भी चाहेगा, लेकिन चलने के लिए डोमिनेट इसको करना पड़ेगा, ताकतवर होगी टेंशन से। ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं होगा, रिएक्शन होगा, टेंशन होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा कम। तो टेंशन कहां होगा, ये इधर जाना चाहता है।
अब इसके मॉलिक्यूल चलना नहीं चाहते, क्यों? इसके कारण मॉलिक्यूल ऐसे हो गए, ये वापस खींचता है तो मॉलिक्यूल ऐसे आएंगे, और जब ऐसे आएंगे तो ये चीज क्या है? टेंशन। तो टेंशन क्या करेगा? इस M2 को वापस खींचेगा, खींचेगा, लेकिन क्या खींच पाएगा? मोशन है तो नहीं खींच पाएगा। अगर बॉडी चल चुकी है तो एक बात पक्की है कि ये और ये, इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है? ये। तो ये पूरी तरह से नहीं खींच पाएगा। अगर नहीं खींच पाएगा तो क्या होगा? इसको भी चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा ना। कैसे? तो आंसर है कि अगर एक टेंशन यहां, तो दूसरा टेंशन कैसे? अब मॉलिक्यूल तो इसकी भी खींचेंगे, ये आगे जाएगा, कैसा एक्शन होगा इसमें? ये क्या करना चाहता है? ये अपने इनर्शिया के कारण इसको रोकना चाहता है। इसका इनर्शिया कहां पर है? इसको हम चलाना सामने चाहते हैं, क्या सामने चलता है? नहीं। क्यों नहीं चलता सामने? तो जरूर एक फोर्स ये भी लगा रहा होगा जो इस तरफ होगी। याद है वो एग्जांपल जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक वॉल से एक स्प्रिंग को बांध दो, उस स्प्रिंग को खींचो, खींचेंगे तो स्प्रिंग ऐसे हो जाएगी, स्प्रिंग वापस आना चाहेगी, जब वापस आएगी तो वो रिएक्शन टेंशन है। अच्छा, इसकी बात कर ली, अब यहां से छोड़ो, इसको मैंने खींच के यहां पर रोक दिया, ठीक है। इसका क्या होगा? यहां से भी तो मॉलिक्यूल खींच चुके हैं ना, तो मॉलिक्यूल क्या करना चाहेंगे? मॉलिक्यूल जब खींच चुके हैं वो वापस आना चाहेंगे। कैसे आना चाहेंगे वापस, ये बताओ। अब देखो, इसको हमने ऐसे किया, रोक दिया, तो मॉलिक्यूल को क्या लग रहा है कि ये एक वॉल जो इसको पकड़ के रखती है, वो उस पर एक फोर्स लगा रही है। जैसे मेरा हैंड इस चौक को नीचे गिरने देता है क्या? क्यों नहीं गिरने देता? तो आंसर है इसलिए क्योंकि मेरा हैंड इस चौक पर एक फोर्स लगाता है। उसी तरह से जब ये स्प्रिंग को आगे खींचता हूं मैं, ये इसको मैंने आगे खींच लिया, वो नहीं आने देता। कहां नहीं आने देता? इधर नहीं आने देता ना, तो जरूर वो वॉल कहां फोर्स लगा रही होगी? ये वॉल इधर फोर्स लगा रही होगी, तभी तो वॉल आगे नहीं आने देती ना। जैसे कि अगर मैं इस वॉल को इधर धकेलता हूं तो वॉल आगे जा रही है क्या? तो जरूर वॉल कहां फोर्स लगा रही है? इसी तरह से मानो कि आपका फ्रेंड आपके हाथ को पकड़ के खड़ा है ऐसे करके, आप उसको खींचते हो उस तरफ, लेकिन आपका फ्रेंड चलता नहीं है, तो ऑटोमेटिक एक फोर्स पैदा हो गई जो उसको वहां खींचती है। मतलब वो ऐसे जमकर खड़ा हुआ है, आप उसको खींचते हो सामने, तो एट ए टाइम दिमाग में क्या आ गया कि वो एक इधर फोर्स लगा रहा है, तभी तो आगे नहीं आ रहा। तो बॉल जब यहां फोर्स लगाएगी तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएंगे, ये इधर फोर्स, तो मॉलिक्यूल की ये फोर्स, मॉलिक्यूल इधर जाना चाहेंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, तभी तो मॉलिक्यूल स्ट्रेच होते हैं। तो सुनो, हमने जितने डिस्कस किया उस बात में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब किसी को खींचते हैं तो मॉलिक्यूल स्ट्रेच क्यों होते हैं? अब सोच के बताओ, यहां पर मॉलिक्यूल कैसे स्ट्रेच हुए? इस तरफ, इसलिए टेंशन कहां पर आ गया? अच्छा, यहां मॉलिक्यूल कैसे स्ट्रेच हुए? यहां पर ये इधर फोर्स लगाता है तो मॉलिक्यूल ऐसे हो गए, तो टेंशन कहां पर आएगा? ठीक, अच्छा। तो फिर से जब इसको फोर्स लगाया तो मॉलिक्यूल ऐसे स्ट्रेच हो गए, ऐसे, पहले ऐसे थे, फोर्स लगाने के बाद ऐसे और ऐसे हो गए, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ चुकी है, तो मॉलिक्यूल यहां आना चाहेंगे, यहां आना चाहेंगे, यही तो रिएक्शन है ना। अच्छा, यहां सोचो कि जो वॉल है, वॉल कहां फोर्स लगा रही है?
पीछे की तरफ। तो मॉलिक्यूल पहले यहां थे, अब वो मॉलिक्यूल यहां आ गए, आ गए। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल जो इतनी दूर आ चुके हैं वो कहां आना चाहेंगे? यहां पर आना चाहेंगे कि यहां पर आना चाहेंगे? हमें दिखता है डायग्राम में कि वो ऐसे आना चाहेंगे। लेकिन सोचो, जब किसी चीज को ऐसे खींचते हैं तो हुआ क्या है? हुआ ये है, देखना, इस एक्शन को समझना बड़े अच्छे से। ये मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, इनको फोर्स लगा दिया। जब फोर्स लगेगी तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल आगे जाएगा। ये मॉलिक्यूल इतना आगे आ चुका है। कौन सा मॉलिक्यूल आगे आया है, ए कि बी? ठीक है। और जब ये इसके साथ कनेक्ट है तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, एक, तो ये मॉलिक्यूल बी कहां आना चाहेगा? इसी जगह पर। जब आना चाहेगा तो टेंशन कहां पर है? लेफ्ट में। सेकंड केस, वॉल ने फोर्स कहां लगाया, ए पर कि बी पर? तो आंसर है कि वॉल से जो कनेक्ट है वो ए है, तो ए अब यहां आना चाहेगा। दिस इज फोर्स, फोर्स एंड दिस इज टेंशन। तो मॉलिक्यूल ए यहां आ जाएगा और बी यहीं पर आएगा। तो ए कहां जाना चाहेगा? सोच के बताओ कि ये करेक्ट है कि ये वाला? तो ए वाला मॉलिक्यूल जो इधर था वो यहां से यहां पर आ गया इस फोर्स के कारण। और ये वॉल फोर्स लगाएगी कि नहीं, ये जरूरी है। तो वॉल तो फोर्स लगाएगी। जब हम किसी को ऐसे खींच रहे हैं, वो नहीं चल रहा है, नहीं चलता है, तो जरूर कोई ना कोई फोर्स लगा रहता है। एक रोप के साथ क्या होता है, रोप को खींच लो तो रोप आराम से चल पड़ती है। जैसे जैसे कि एक स्ट्रिंग, इसको मैं ऐसे करके खींचता हूं तो ये चल पड़ती है। ठीक है, यहां से मैंने पकड़ा इसको और ये पकड़ के मैंने ऐसे खींच लिया, चल पड़ती है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे खींचता हूं, नहीं चलती है। क्यों? तो आंसर मैं इसको ऊपर खींचता हूं, ऊपर एक्शन, तो जरूर इसको रोक कौन रहा है? इसको नीचे मेरा दूसरा वाला हैंड। उसकी फोर्स कहां होगी? इक्वल एंड अपोजिट। तो एक फोर्स ऊपर, एक फोर्स नीचे। चलने कौन नहीं दे रहा है इसको? रिएक्शन। ठीक। अच्छा, ये रोप स्ट्रेच हो जाएगी, तो जो मॉलिक्यूल पे मैंने फोर्स लगाई वो कौन था? बी। तो बी यहां आ गया, तो ये कहां आना चाहेगा वापिस? अब उसी केस में नीचे वाले को देखना। जब नीचे वाले को मैं खींचता हूं इसको, तो मैंने किसको खींचा, ए को कि बी को? ए को। तो मैं इसको ए को यहां खींचता हूं, तो ए कहां जाना चाहेगा? बी की तरफ। तो वही तो टेंशन है। तो आपको टेंशन की डायरेक्शन समझनी है कि कौन सी टेंशन की डायरेक्शन होगी। हम सुनते हैं कि रोप को खींचो, मॉलिक्यूल ऐसे स्ट्रेच हो गए, तो सब मॉलिक्यूल ऐसे आएंगे, सब मॉलिक्यूल ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। लेकिन नहीं, सब ऐसे नहीं आएंगे। मॉलिक्यूल तभी वापस आते हैं जब एक दूसरी फोर्स लगती है, और दूसरी फोर्स वो ए पर फोर्स लगाएगी, ना कि बी पर। अच्छा, तो अब सोच के थोड़ा सा बताओ, इस वाले केस में कि M2 को मैंने यहां खींच लिया, तो रोप यहां से स्ट्रेच हो गई, तो इसके मॉलिक्यूल यहां आना चाहेंगे। करेक्ट। अब ये चलने नहीं दे रहा, जरूर ये भी क्या कर रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा। वो फोर्स इसके इनर्शिया की वजह से, इसके इनर्शिया के कारण वो फोर्स है। ठीक है, इसकी फोर्स कहां होगी? तो ये किस पर फोर्स लगाएगा, ए पर कि बी पर? तो आंसर है जो इसके पास वाला मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल ऐसे खींच रहा होगा, और वो मॉलिक्यूल चाहेगा तुम इसके साथ जाओ, नहीं जाओगे तो टूट जाएगी रोप। करेक्ट। अगर ए यहीं रहेगा और ये बी आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो रोप टूट जाएगी। तो
तो ए का मॉलिक्यूल भी साथ जाएगा। तो ए का मॉलिक्यूल जब जाएगा आगे तो वो किस तरफ जाएगा, ये समझ में आया आपको कि टेंशन के डायरेक्शन को समझना है कि ए बी किस पर फोर्स लग रही है। अब ऐसे केस में सोच के बताओ कि जब ये दोनों चलेंगे, अब इंपॉर्टेंट बात आती है कैलकुलेशन की, जब दोनों चलेंगे तो नेट फोर्स कितनी है, एफ टी या टी, कौन है नेट फोर्स,